हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ रोहित और आज हम करने वाले हैं ऐसे 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। तो सबसे पहला सवाल, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन है क्या? तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एक तरह का ऑडिट एविडेंस है जो ऑब्टेन किया जाता है बाय डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स किससे लिया जाता है? फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, या जिसे हम कंफर्मिंग पार्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब जो ये रिस्पॉन्स है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पेपर फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, या किसी भी और मीडियम में हो सकता है, बट वो रिटन रिस्पॉन्स ही होना चाहिए, नॉट ओरल। ठीक है, ओरल रिस्पॉन्स का कोई वैल्यू नहीं है, हमेशा वो रिटन रिस्पॉन्स होना चाहिए। डन। अब जो हमें एक टर्म पढ़ना है, एक्सेप्शन। इसका मीनिंग क्या है? एक्सेप्शन का मतलब है कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स जो इंडिकेट करता है डिफरेंस। किस चीज में डिफरेंस? जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने कंफर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करा है, या फिर इंफॉर्मेशन जो कि एंटिटी के रिकॉर्ड में है, और जो इंफॉर्मेशन कंफर्मिंग पार्टी ने प्रोवाइड करा है, उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आता है, उसे एक्सेप्शन कहते हैं। ओके, अब है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। तो अगर हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं? सबसे पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड। क्या इंफॉर्मेशन लेना है ये डिटरमाइन करना होगा सबसे पहले। सेकंड, हमें जो कंफर्मिंग पार्टी है उसे अप्रोप्रिएटली सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा कंफर्मिंग पार्टी हमें हमारे जवाब का सवाल का जवाब दे सकता है, सॉरी हम कौन सा कंफर्मिंग पार्टी हमें हमारे सवाल का जवाब दे सकता है, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, डिजाइन। डिजाइन का मतलब क्या हुआ? जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो प्रॉपर्ली डिजाइन होना चाहिए। डिजाइन मतलब जो भी रिक्वेस्ट है वो प्रॉपर्ली एड्रेस्ड होना चाहिए। जिस कंफर्मिंग पार्टी के पास जा रहा है वो प्रॉपर्ली एड्रेस्ड होना चाहिए, किसके पास जा रहा है, ये सवाल किससे है, किससे इंफॉर्मेशन लेना है। सेकंड, वो रिटर्न इंफॉर्मेशन भी उसमें मेंशन होना चाहिए कि वो रिप्लाई जो कंफर्मिंग पार्टी दे वो डायरेक्टली ऑडिटर को दे, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट, सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट, और फाइनली रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। तो उससे याद करने के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या पूछना है, सेंडिंग अप्रोप्रिएट, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, किससे पूछना है, डिजाइन, डिजाइन करो, सेंडिंग भेज दो। ओके, नेक्स्ट, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट्स इंक्लूड। अब हमें जब कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाना है तो क्या क्या फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो लेआउट एंड प्रेजेंटेशन। जो भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो एक सॉर्ट ऑफ लेटर होता है, तो उस लेटर का प्रॉपर लेआउट एंड प्रेजेंटेशन हमें ध्यान रखना है। सेकंड, मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन एंड इनकरेजमेंट, और इनकरेजमेंट टू द कंफर्मिंग पार्टीज टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर। ओके, तो उस लेटर में ये जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जो होता है वो भेजता मैनेजमेंट है, पर डिजाइन ऑडिटर करवाता है। जो कंफर्मेशन लेटर होता है, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का जो लेटर होता है, जनरली उस पे कंपनी का लेटर हेड रहता है और मैनेजमेंट सेंड करता है, बट उसे डिजाइन एक ऑडिटर करता है। ओके, तो लेआउट एंड प्रेजेंटेशन हमें ध्यान रखना है। सेकंड, मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन एंड इनकरेजमेंट, मतलब पहला कि मैनेजमेंट ऑथराइज करेगा कंफर्मिंग पार्टी को कि वो जो भी सवाल पूछे गए हैं उस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में उसका जवाब दे दे। एंड encouragement to the confirming parties to respond to the auditor। ठीक है, और वो कंफर्मिंग पार्टी को इनकरेज भी करेगा कि तुम रिस्पॉन्ड करो, इससे हमारे बीच में कोई भी लीगल अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई भी किसी भी तरह का हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक सॉर्ट ऑफ इनकरेजमेंट है कि आप जवाब दे दो। थर्ड, असर्शन बीइंग एड्रेस्ड, जो भी असर्शन एड्रेस करना है वो प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए। जैसे अगर मुझे अकाउंट रिसीवेबल का एग्जिस्टेंस चेक करना है तो मैं डेटर बैलेंस चेक करूंगा कि मेरे अकाउंट में लेट्स से 1 करोड़ है, तो क्या जो जो डेटर है मेरा उसके अकाउंट में भी क्या 1 करोड़ ही है बैलेंस। अगर मुझे अक्रेंस चेक करना है तो मैं ट्रांजैक्शन चेक चेक कर लूंगा कि क्या ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एक्चुअली में अकर हुआ था या नहीं। और अगर मुझे कंप्लीटनेस चेक करना है तो मैं टोटल ट्रांजैक्शन चेक कर लूंगा कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुए
जो मेरे बुक्स में मेंशन है और जो कंफर्मिंग पार्टी से मुझे कंफर्म कर लेना है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले हमने देखा लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, उस लेटर का प्रेजेंटेशन और लेआउट कैसा होगा। दूसरा मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन और encouragement to the confirming parties to respond to the auditor. Third, क्या assertion address करना है। Fourth point, ability of intended confirming party, हमें ये चेक करना है कि जो confirming party है वो क्या मुझे जवाब दे पाएगा या नहीं। मैं मुझे किसी ऐसे इंसान से सवाल पूछना है जो एक्चुअली मुझे जवाब दे सके। मैं किसी अकाउंटेंट से बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, तो वो प्रॉपरली एड्रेस्ड होना चाहिए जिसे मुझे सवाल पूछना है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन किस फॉर्म में होगा ये भी ध्यान रखना है। पेपर फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, या किसी भी और मीडियम में हो सकता है। स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा है तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेगा ऑडिटर, और अगर रोमम कम है तो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजता है। और ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले कि पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या है और नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या है। एंड सेवेंथ पॉइंट, प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट ऑफ सिमिलर एंगेजमेंट्स, कि प्रायर एक्सपीरियंस क्या रहा है ये भी ध्यान में रख के चलेगा वो। तो हमने क्या देखा, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो कंसिडर करेंगे जब वो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बना रहे होंगे। तो सबसे पहले एक लेटर होता है, तो उस लेटर का प्रेजेंटेशन और लेआउट। फिर मैनेजमेंट ने ऑथराइज किया और इनकरेज किया कंफर्मिंग पार्टी को, और इंगेजमेंट encouragement to the confirming parties to respond to the auditor. थर्ड, assertion being addressed, वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। एबिलिटी चेक कर लेना चाहिए हमें कंफर्मिंग पार्टी का। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होगा ये देख लेना, पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या किसी और मीडियम में। स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क एंड प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट ऑफ सिमिलर। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट्स। तो दो टाइप के कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होता है, इस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में जो कंफर्मिंग पार्टी है उन्हें हर केस में रिप्लाई करना होता है, चाहे वो अग्री कर रहे हो चाहे वो डिसअग्री कर रहे हो, जो भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में लिखा हुआ है। इन ऑल केसेस दे हैव टू रिप्लाई। ये एक मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस कंसिडर किया जाता है एज कंपेयर टू नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। और बट इसमें एक रिस्क है कि कंफर्मिंग पार्टी बिना वेरीफाई किए वो रिप्लाई कर दे। मैंने अगर पूछा अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस मेरे मेरे फाइनेंशियल्स में 1 लाख रुपए है, उसने भी बोल दिया हाँ 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो वो बिना वेरीफाई किए रिप्लाई कर सकता है। तो अगर इसे रिड्यूस करना है तो ऑडिटर क्या करेगा, डायरेक्टली बिना स्टेट किए हुए कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस लिखा हुआ है उससे पूछ देगा कि आप बताओ कि क्या बैलेंस है। Auditor may reduce risk by not stating amount and ask to fill amount or furnish information. लेकिन इससे एक प्रॉब्लम ये आएगा कि लोअर रिस्पॉन्स रेट हो जाएगा बिकॉज एडिशनल एफर्ट इज रिक्वायर्ड बाय कंफर्मिंग पार्टीज। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इसमें जो कंफर्मिंग पार्टी है वो तभी रिप्लाई करती है अगर वो डिसएग्री करती है जो भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली इस वजह से ये एक लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या था, एक मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस था, ये एक लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है। तो क्योंकि ये लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है तो कुछ कुछ जगह पे ही सिर्फ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का यूज किया जा सकता है। वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पे नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज करना अप्रोप्रिएट है। सबसे पहला, ऑडिटर ने वैस असेस किया है जिस जगह पे रोमम कम है और कंट्रोल्स इफेक्टिव है, ऑपरेटिंग कंट्रोल्स इफेक्टिव है किसी एंटिटी में, रोमम लो है एंड ऑपरेटिव कंट्रोल्स इफेक्टिव है। सेकंड, पॉपुलेशन जो ट्रांजैक्शंस का है वो लार्ज इन नंबर है ऑफ स्मॉल होमोजेनस अकाउंट बैलेंसेस। ओके, जो पॉपुलेशन है वो लार्ज नंबर में है, स्मॉल है और होमोजेनस है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड।
एक्सेप्शन जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, एक्सेप्शन काफी चांसेस कम है कि कुछ डिफरेंस होगा जो हमने रिक्वेस्ट किया है और जो रिस्पॉन्स आने वाला है. Fourth point, auditor is not aware of the circumstances that would cause recipients to disregard such request. तो ऑडिटर को कुछ ऐसा नहीं लगता है कि जो रेसिपिएंट है वो डिसरिगार्ड करेगा ये रिक्वेस्ट को, तो उस केस में वो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज सकता है. तो 4 पॉइंट हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ ये अप्रोप्रिएट है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना. सबसे पहला, ऑडिटर ने असेस कर रखा है कि रोमम लो है और ऑपरेटिंग कंट्रोल्स इफेक्टिव है. पॉपुलेशन वो लार्ज नंबर है, होमोजेनस है. एक्सेप्शन रेट काफी लो है और ऑडिटर को ऐसा नहीं लगता कि जो रेसिपिएंट है वो डिसरिगार्ड करेगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को. अब इसमें तो बोला गया कि अगर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से अगर डिसएग्री करता है कंफर्मिंग पार्टी तो वो रिस्पॉन्ड करेगा. पर ऐसा भी तो हो सकता है वो डिसएग्री नहीं कर रहा है वो, बट उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया. तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि ऑडिटर विल अज्यूम कि सब कुछ सही है, उसने अग्री कर लिया सब कुछ सही है, ऐसा नहीं है. तो नॉन रिस्पॉन्स इन केस ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन. तो दिस डज नॉट इंडिकेट रिसीट बाय इंटेंडिंग कंफर्मिंग पार्टी of confirmation request or verification of accuracy of information contained in request. तो नॉन रिस्पॉन्स ये इंडिकेट नहीं करता है कि जो इंटेंडिंग कंफर्मिंग पार्टी है उसे रिसीट नहीं हुआ है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, और वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इन रिक्वेस्ट, या फिर जो कंफर्म हमने किया वो एक्यूरेट है और एग्री कर रहा है कंफर्मिंग पार्टी, ये इंडिकेट नहीं करता है. और फेलियर ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड प्रोवाइड सिग्निफिकेंटली लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस. ठीक है, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता और ये इन टोटलिटी भी नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एक लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ही देता है. फिर कंफर्मिंग पार्टीज जनरली तब रिस्पॉन्ड करने का चांस ज्यादा होता है जब कुछ ऐसी बात ऑडिटर ने पूछ ली जो कि इन फेवर नॉट इन देयर फेवर है. मतलब कंफर्मिंग पार्टी के कुछ फेवर में ना हो ऐसा कुछ ऑडिटर ने पूछ लिया तो चांसेस ये है कि नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में भी कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड कर देगी. नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स अगर कंफर्मिंग पार्टी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है. ठीक है, तो 2 तरीके का हो सकता है. एक अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस का हमने कंफर्मेशन लेना है और दूसरा अकाउंट पेबल बैलेंस का. इन दोनों के केस में जो कंफर्मिंग पार्टी है उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो फिर हम लोग क्या एग्जामिन करेंगे, क्या ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे. तो अगर अकाउंट रिसीवेबल की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन हम करेंगे स्पेसिफिक सब्सीक्वेंट कैश रिसीट्स, जो भी अगला कैश रिसीट्स जो है ना उसका एग्जामिनेशन कर लेंगे. शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट रिलेट करते हैं टू शिपिंग, जो सामान शिप हुआ टू द डेटर्स वो चेक कर लेंगे. थर्ड, सेल्स नियर द पीरियड एंड, जो भी पीरियड एंड के आसपास में सेल्स हुआ वो चेक कर लेंगे. और अकाउंट पेबल की अगर बात करें तो हम एग्जामिन करेंगे सब्सीक्वेंट कैश डिसबर्समेंट्स. पेबल मतलब पे करना, कैश डिसबर्समेंट्स चेक करेंगे हम लोग सब्सीक्वेंट, एंड करस्पॉन्डेंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज. ओके, अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि ऑडिटर को कि वो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता, तो ऑडिटर क्या करेगा. वो 3 चीज करेगा. सबसे पहले वो इंक्वायर करेगा रीजन क्या है, क्यों उसने रिफ्यूज किया मैनेजमेंट ने. फिर उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस लेगा कि क्या वो वैलिड है और रीजनेबल है, क्या मैनेजमेंट का रिफ्यूजल वैलिड है और रीजनेबल है, उसके रिगार्डिंग एक ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा. ये इंक्वायर करने के बाद इवैल्यूएट करेगा कि उसके रिफ्यूजल से क्या इम्प्लीकेशन पड़ा ऑन असेसमेंट ऑफ रोमम. हमें रिस्क जो आइडेंटिफाई करना होता है उसके असेसमेंट में क्या इम्प्लीकेशन हुआ उसके रिफ्यूजल से, इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड ऑन एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. ठीक है, रिस्क ऑफ फ्रॉड पे क्या इफेक्ट पड़ा और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो इवैल्यूएट कर लेगा और फिर परफॉर्म करेगा ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स. तो ऑडिटर भी मानने वाली चीजों में तो है नहीं कि उसने मना कर दिया और ये मान गया. ये अपना ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के जरूर देखेगा.
फाइनली इन सब चीज़ों के बाद उसने कंक्लूड कर लिया कि मैनेजमेंट का जो रिफ्यूज़ल था वो अनरीजनेबल था, या फिर उसे कोई भी ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बावजूद उसे कोई रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। तो वो क्या करेगा, ऐसे 260 के हिसाब से टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर देगा। ठीक है, और जो भी उसका ओपिनियन होगा आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स के बेसिस पे ऐसे 705 के हिसाब से वो अपना ओपिनियन दे देगा। नेक्स्ट, एरियाज वेयर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर में बी यूज्ड। कौन कौन से एरियाज है जहां पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ऑडिटर यूज करता है। सबसे पहला, उसे अगर बैंक बैलेंस जानना हो या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन लेना हो जो कि रेलेवेंट हो बैंकिंग रिलेशनशिप से। सेकंड, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, अपने डेटर से पूछ सकता है, या फिर अकाउंट पेबल बैलेंसेस, अपने सप्लायर से पूछ सकता है। थर्ड, इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज एट बॉन्डेड वेयर हाउसेस, जो भी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है उससे कंफर्मेशन ले सकता है अबाउट इट्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ओके। फोर्थ, प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हेल्ड बाय लॉयर्स और फाइनेंसियर्स फॉर सेफ कस्टडी और सिक्योरिटी। कोई प्रॉपर्टी टाइटल डीड है जो लॉयर के पास पड़ा है, या फिर इन सेफ कस्टडी या फिर सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंसियर, जो किसी ने आपको लोन दिया, लोन देने पे उसने सिक्योरिटी रखा तो आपने अपना प्रॉपर्टी टाइटल डीड दे दिया उसे, तो फिर ऑडिटर उससे एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकता है अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस। फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर सेफ कीपिंग बाय थर्ड पार्टीज। ठीक है, थर्ड पार्टी के पास सेफ कीपिंग के लिए रखा हुआ है, और परचेज फ्रॉम स्टॉक ब्रोकर्स, या फिर शेयर्स स्टॉक ब्रोकर से खरीदा बट अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ एट द बैलेंस शीट डेट। ओके, तो ये एरियाज है जहां पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर यूज हो सकता है। ये इंक्लूसिव लिस्ट है, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, और भी एडिशन कर सकते हैं इसमें। Next, factors in determining whether external confirmation procedure are to be performed as substantive audit procedures include। तो substantive audit procedure याद होगा, ये ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट होता है। ऑडिट प्रोसीजर होता है, उसमें दो होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड सेकंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, ये वाला, राइट। सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर में दो होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सैप, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जो ऐसे 520 है अपना। ओके, तो क्या क्या फैक्टर्स है in determining whether external confirmation procedures are to be performed as substantive audit procedures। ठीक है, फैक्टर्स देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर रहेगा कंफर्मिंग पार्टीज नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जिस कंफर्मिंग पार्टी से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, क्या उनके पास वो नॉलेज है। सेकेंड पॉइंट, एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ द इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड। तो सेकेंड हम चेक करेंगे, इज द कंफर्मिंग पार्टी विलिंग टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद अस। सेकेंड, क्या वो उसमें एबिलिटी है कि वो इंफॉर्मेशन निकाल के दे दे। कभी अकाउंट जो डेटर है उसके अकाउंटेंट से पूछ लिया कि आप मुझे अपने सेल्स का ट्रेंड बताओ, कितने ट्रांजैक्शन हुए, क्या क्वांटम है, क्वांटम ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या है, ये सब बताओ। तो ऑब्वियसली वो नहीं बता पाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग बैलेंसेस बता सकता है, बिकॉज उसे उतना ही पता चल पाएगा टैली में। ठीक है। थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी। क्या वो ऑब्जेक्टिवली काम करेगा, क्या ऑब्जेक्टिवली वो मुझे इंफॉर्मेशन देगा। अगर वो कंफर्मिंग पार्टी रिलेटेड पार्टी है तो ऑब्वियसली उसके बातों की रिलायबिलिटी कम है। ठीक है, अगर कंफर्मिंग पार्टी रिलेटेड पार्टी है ऑफ द एंटिटी, रिस्पॉन्सेज टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में बी लेस रिलायबल। अब हमें देखना है एबिलिटी और विलिंगनेस। तो कैसे पता चलेगा एबिलिटी और विलिंगनेस के बारे में, एग्जाम्पल्स है। तो जो कंफर्मिंग पार्टी होगा, मे बी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट ही ना करना चाहे, या फिर उसे रिस्पॉन्ड करना टू कॉस्टली या टाइम कंज्यूमिंग लगे तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। फिर या तो उसे ऐसा लगे कि मैं कुछ जवाब दे दूंगा, कुछ रिटर्न रिटर्न में मैं रिस्पॉन्स दे दूंगा, तो हो सकता है पोटेंशियल लीगल लाइबिलिटी मेरे ऊपर आ जाए। एंड फोर्थ, मे अकाउंट फॉर ट्रांजैक्शंस इन डिफरेंट करेंसीज। अब मेरे अकाउंट में रुपी में सारा फाइनेंशियल्स बना हुआ है, और जो कंफर्मिंग पार्टी है उसका जो फंक्शनल करेंसी वो डॉलर है। तो
उसके लिए बहुत डिफिकल्टी होगी कन्वर्जन्स लगाना, किस डेट ट्रांजैक्शन हुआ था, उस दिन का कन्वर्जन रेट क्या था। तो उस डिफिकल्टी से बचने के लिए वो रिस्पॉन्ड ना करे या विलिंग ना हो इन्फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ हमारा ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन खत्म होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, never permit limited refuse to allow you to get direct confirmation of the outstanding balances of trade receivables। मतलब मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया टू गेट डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑफ द अकाउंट बैलेंसेस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। You want to ensure on grounds of materiality that at least outstanding above a threshold limit needs to be confirmed and reconciliation is to be carried out before finalizing the audit। If the company does not relent, how will you respond? तो हमने पढ़ा था, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है ऑडिटर को टू सीक एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो ऑडिटर क्या करता है? सबसे पहला वो इंक्वायर करता है मैनेजमेंट से रीजन क्या है उसके रिफ्यूजल का, और ऑडिट एविडेंस सीक करता है एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। जो मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया है उसकी क्या वैलिडिटी है और क्या रीजनेबलनेस है। इंक्वायर करने के बाद वो करता है इवेलुएट उसका इम्प्लीकेशन। किसका इम्प्लीकेशन? मैनेजमेंट के रिफ्यूजल का इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रेलेवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, पहला इंक्वायर करता है कि क्यों किया, फिर इवेलुएट करता है कि उसके रिफ्यूजल से इम्प्लीकेशन क्या है मेरे असेसमेंट पे of the risk of material misstatement, including fraud risk and NTE, nature, timing and extent of audit procedures, and third वो alternative audit procedure लगाता है। ये तो हो गया मेन पार्ट ऑफ द आंसर। उससे पहले हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन establishes standards on the auditor's use of external confirmation as a means of obtaining audit evidence। External confirmation use करता है auditor as a means of obtaining audit evidence। It requires that auditor should employ external confirmation procedure in consultation with the management। ठीक है, the auditor may come across certain situations in which management may request him not to seek external confirmation। ठीक है, बहुत सारे केसेस में मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देगा ऑडिटर को टू सीक एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम सर्टेन पार्टीज बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ठीक है, रीजंस कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ड्यू टू अ डिस्प्यूट विद द पर्टिकुलर क्रेडिटर और डेटर। ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से कुछ पार्टीज से मैनेजमेंट रिफ्यूज कर सकता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने को। तो फिर अब ऑडिटर क्या करता है? इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, द ऑडिटर शैल सेम इंक्वायर करेगा पहले मैनेजमेंट का क्या क्या रीजन है रिफ्यूज करने का, फिर इवेलुएट करेगा उसका इम्प्लीकेशन और फिर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा। If the auditor concludes that management's refusal to allow the auditor to send confirmation request is unreasonable, मतलब मैनेजमेंट ने जो रिफ्यूज किया है वो अनरीजनेबल है, कोई सेंस नहीं बन रहा था उसका रिफ्यूज करने का, स्टिल उसने रिफ्यूज किया, और रिफ्यूज तो किया ही, और जो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर ने लगाया उससे भी बात नहीं बनी। तो फिर ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को और डिटरमाइन करेगा इम्प्लीकेशन ऑफ ऑडिट एंड हिज ओपिनियन एज पर एसएस 705। ठीक है, इजी। नेक्स्ट, Macy's ABC and Company LLP are appointed auditors of Sharp Company Limited for year ended on 31st March 2023। As part of the audit process, they want to use confirmation procedures as audit evidence during the course of audit। In view of the fact that positive confirmations are not responded favorably, the firm also intends to use negative confirmation request। What are the factors to be considered for the same? ये सब कहानी के बाद मेन जो क्वेश्चन का पार्ट है वो ये है, firm also intends to use negative confirmation request। What are the factors to be considered for the same? तो हमने पढ़ा था ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हम कभी यूज करते हैं जब ऑडिटर ने असेस किया हो कि रोमम लो है और ऑपरेटिंग कंट्रोल्स इफेक्टिव है। सेकंड, पॉपुलेशन लार्ज नंबर में है और होमोजेनस है। एक्सेप्शन रेट काफी लो है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आने के चांसेस ज्यादा है। फोर्थ, ऑडिटर अवेयर नहीं है कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में जिससे कोई डिसरिगार्ड ऑफ सच रिक्वेस्ट होगा या
मतलब जो कंफर्मिंग पार्टी है वो डिसरिगार्ड करेगी मेरे रिक्वेस्ट को। सेम है, तो हमने यहाँ पे सारा पॉइंट है, लो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है, पॉपुलेशन लार्ज नंबर होमोजेनस है, लो वेरी लो एक्सपेक्टेशन रेट exception rate, sorry, very low exception rate is expected, and same, or it is not aware of circumstances or condition that would cause the recipient of negative confirmation request to disregard such request. ओके, फिर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट है ऐसे 505 में। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होता है? जब ऑडिटर कंफर्मिंग पार्टी को एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करता है और वो रिस्पॉन्ड करता है ओनली इफ कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्रीज विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव कंफर्मेशन, और ऑडिटर इन सब केसेस में ही सिर्फ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज करता है। दैट्स इट। ओके, एंड नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर द सेम। ठीक है, अगर हमें कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाना है तो क्या क्या फैक्टर्स हम डिसाइड करेंगे, तो ये भी हमने पढ़ा था यहाँ पे। यस, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो सबसे पहला था जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होता है एक लेटर होता है, तो लेटर का लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, फिर मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन एंड इनकरेजमेंट। तो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाता कौन है? मैनेजमेंट, बट उसे डिजाइन कौन करता है? ऑडिटर। तो जो मेन बॉडी ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होता है वो मैनेजमेंट लिखता है, और उसमें वो ऑथराइज करता है और इनकरेज करता है कंफर्मिंग पार्टी को कि वो रिस्पॉन्ड करे और ऑडिटर को इन्फॉर्म करे वट एवर इज रिक्वेस्टिंग फॉर। थर्ड, असर्शन बीइंग एड्रेस्ड। असर्शन मतलब एग्जिस्टेंस चेक करना, मतलब डेटा बैलेंस। अकरेंस मतलब कितने ट्रांजैक्शन हुए, ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ। कंप्लीटनेस कि सारा ट्रांजैक्शन प्रॉपरली रिकॉर्डेड है या नहीं अपने क्लाइंट के बुक में। ये हम कंफर्मिंग पार्टी से कंफर्म कर लेते हैं। फोर्थ, एबिलिटी ऑफ द इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी, वो एबल है या नहीं टू गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड फॉर। फिर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, क्या वो पेपर फॉर्म में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स के थ्रू, या फिर अदर मीडियम, फैक्स, एनी अदर मोड। फिर सिक्स, स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रोमम इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क। कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रोमम मिला है तो उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट देना सही रहेगा या नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। एंड लास्ट, प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट ऑफ सिमिलर एंगेजमेंट्स। जो सिमिलर एंगेजमेंट पहले किया है उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है, कंफर्मिंग पार्टी ने रिस्पॉन्ड किया है नहीं किया है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो ये क्या था? फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की बात है यहाँ पे, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, कुछ भी हो उसमें क्या क्या फैक्टर्स है सब कॉमन है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो सेम यहाँ पे भी है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, encouragement, assertion being addressed, ability of confirming party, method of communication, and specific identified risk of material misstatement. ये क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन 69 है, दैट इज दिस वन, कि मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया है तो फिर क्या करेगा ऑडिटर। ओके, सी इंक्वायर करेगा, इवेलुएट करेगा इम्प्लीकेशन उसके रिफ्यूजल का, और फिर परफॉर्म कर लेगा ऑडिट प्रोसीजर। और अगर उसे मैनेजमेंट का रिफ्यूजल अनरीजनेबल लगता है तो फिर क्या करेगा वो? ऑडिट एविडेंस गैदर करेगा थ्रू ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, और उसके बावजूद कुछ ना मिल पाए उसे ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो वो कम्युनिकेट कर देगा टीसीडब्ल्यूजी को और फिर अपना ऑडिट ओपिनियन बनाएगा एज पर एसए 705। लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ स्टार लिमिटेड कंपनी engaged in the production of paper. Auditor received certain confirmation for the balances of trade payables outstanding in the balance sheet through external confirmation by negative confirmation request. ठीक है, ट्रेड पेबल से उसने आउटस्टैंडिंग बैलेंस पता करना है थ्रू नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। In the list of trade payables, there are number of small balances except one, which is an old outstanding of rupees 20 lakhs. तो trade payable के balances में सब
स्मॉल बैलेंसेस है, लेकिन एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि 20 लाख का है और वो आउटस्टैंडिंग है अभी तक, फॉर विच नो कंफर्मेशन वॉज रिसीव्ड. Comment with respect to standards on auditing relating to the confirmation process and how to deal the non-receipt of confirmation. तो यहाँ पे सबसे पहला तो हमने समझाना है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है क्या. तो ऑडिटर भेजता है ओनली इफ कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्रीज, तभी वो रिस्पॉन्ड करती है उस रिक्वेस्ट का. नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एक लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. और नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में पार्टीज ज्यादा चांसेस है कि वो रिस्पॉन्ड करेगी अगर कुछ कुछ ऐसा हमने उसमें लिखा है जो कि नॉट इन देयर फेवर, नॉट इन फेवर ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी, तो रिस्पॉन्स का चांसेस बढ़ जाता है. नेक्स्ट, इस केस में बात हुआ है, इन द इंस्टेंट केस ऑडिटर सेंट द नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट the trade payables having outstanding balance in the balance sheet while doing audit of Star Limited. One of the old outstanding of rupees 20 lakh has not been sent, not sent the confirmation on the credit balance. तो अगर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है, डज नॉट मीन कि कोई मिसस्टेटमेंट है, क्योंकि नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब ही यही है कि वो रिस्पॉन्ड करेगा जब वो डिसएग्री करता है विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट. ठीक है, मतलब अगर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मैंने भेजा और उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ मिसस्टेटमेंट है, क्योंकि नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब ही ये होता है जब कंफर्मिंग पार्टी तभी रिस्पॉन्ड करेगा जब वो डिसएग्री करता है with the information provided. इस केस में considering the materiality of the account balance, auditor may examine subsequent cash disbursements. ठीक है, तो अब उसके अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसे ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना पड़ेगा, जैसे subsequent cash disbursements. ठीक है, नेक्स्ट, करस्पॉन्डेंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज. कैश डिसबर्समेंट्स कौन कौन सा हुआ है वो चेक कर लेगा, करस्पॉन्डेंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज ले लेगा, एंड अदर रिकॉर्ड्स सच एज गुड रिसीव्ड नोट्स. So now we are done with SA 505. Thank you for joining the session. Please comment if you have anything to ask or if you need to discuss on any topic. So see you in the next video. Thank you.